हर निवेशक को अपने रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में कंट्रीब्यूट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। एनपीएस का जो मैच्योरिटी होता है वो 60 साल या 15 साल के बाद वो मैच्योर हो जाता है। आज 10,000 रुपए से शुरुआत कर रहे 30 साल की एज में अगर 12% रिटर्न भी निकल कर आता है तो आप रिटायरमेंट के वक्त पर करीब 8 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे। तो रिटायरमेंट की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड्स छोड़ के जाते हो आपके परिवार के लिए तो उनके लिए कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, लेकिन जब आप एनपीएस कॉर्पस छोड़ते हो उनके लिए तब कोई भी टैक्स लगता नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी बात ये भी है कि बीच में आप लोन भी ले सकते हो, बीच में आप विड्रॉ भी कर सकते हो। एनपीएस आपकी रिटायरमेंट का मेन पिलर हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। आप देख रहे हैं एनपीएस जरूरी है। जाहिर सी बात है, अगर रिटायरमेंट प्लानिंग आपको करनी है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो आपके लिए जरूरी है जिस पर आप भरोसा कर सके। अब एनपीएस पे आप कैसे भरोसा कर सकेंगे और क्यों एनपीएस आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ इस बातचीत को करने के लिए दो फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ है नील बोरेड जो चीफ एडिटर है फाइन प्रिंट के, इसके अलावा ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल भी इस वक्त हमारे साथ है। आप दोनों का पहले तो बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले नील, मैं आपसे शुरू करती हूँ। मुझे एक बात बताइए, आजकल आपने देखा होगा कि अर्ली रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल पड़ा है, फायर कॉन्सेप्ट, और बहुत ज्यादा लोग उसको ऑप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा लोगों का एक ग्रुप है जो ये सोचता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग अभी क्यों करनी है, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। क्या आपको लगता है कि अर्ली रिटायरमेंट का जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है? अर्ली रिटायरमेंट कुछ लोगों के लिए ठीक है जिनकी सैलरीज बहुत ज्यादा है, उनको ईसॉप्स मिल रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए नॉर्मल रिटायरमेंट एज 60 यही प्रैक्टिकल चीज है। और उसके लिए अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो जैसे हम देखिए कि कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो वर्क करता है जब आप उसको टाइम देते हो। एक सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ कि एक 15-15-15 का रूल होता है, बहुत ही पॉपुलर रूल है कि अगर आप 15 साल के लिए 15% से कंपाउंड कर रहे हो आपकी कॉर्पस तो, और 15,000 रुपए का सिप है तो आपका 1 CR बन जाता है। लेकिन 15 का अगर आप 10 कर लो, 10 साल कर लो, तो आपको जो सिप चाहिए वो 40,000 हो जाती है। मतलब कंपाउंडिंग का इफेक्ट इतना ड्रामेटिक है। तो इसीलिए अर्ली रिटायरमेंट, मतलब जितनी जल्दी आप प्लानिंग शुरू करेंगे कंपाउंडिंग का फायदा उतना जल्दी आपको मिलता जाएगा। अब ये जो पूरा प्लानिंग है पंकज जी, इसमें आप एनपीएस को कैसे फिट देखते हैं? बिल्कुल, देखिए स्मिता जी, पहली बात तो यह है, नील भाई ने भी जो बताया कि एक फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलरली और उस पर अगर 15% रिटर्न, जो कि एजम्पशन है, उतना मिले तो कैसे बना सकते हैं पैसा। अब क्योंकि हम जानते हैं जब मार्केट लिंक प्रोडक्ट होते हैं रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। बट एक बात और भी बताऊंगा कि जब लंबी अवधि की बात होती है तो हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में भले ही उतार चढ़ाव की संभावना हो, बट लॉन्ग टर्म में इक्विटी से आप अच्छी ग्रोथ की संभावना रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। तो ऐसे में, और दूसरी बात ये भी होती है जब लंबा समय होता है आपकी इनकम भी बढ़ती है। तो जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे और अपनी इनकम के हिसाब से आप निवेश को बढ़ाते रहेंगे तो बहुत आसान होता है कि बड़ी पूंजी जुटा पाएंगे। और क्योंकि बात करो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई की, तो समय के साथ, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 50,000 रुपये आज खर्च करता हूं, एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ है, घर का खर्च 50,000 रुपये है और 6% की महंगाई दर हो, तो भी अगर हम बात करें आज से 30 साल बाद की, क्योंकि अपने यंग की बात की, तो ये जो खर्चा आज 50,000 रुपये हो रहा है ना, ये बढ़कर हो जाएगा 3 लाख के आसपास। और फिर क्या होता है कि 60 साल की बात नहीं है, हमने बात की 60 साल की रिटायरमेंट एज। आपकी एज आगे देखिए कि अक्सर देखा जाता है कि अक्सर लोग उसके बाद भी 25-30 साल तक उस पैसे पर सरवाइव करते हैं जो पैसा इकट्ठा किया है। तो महंगाई तो बढ़ती रहेगी, तो जो खर्च आपका 3 लाख का है 60 की एज में, 70 की साल में एज में और ज्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास में, अगर मैं कैलकुलेशन करूं रफली, तो लगभग 8 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब 8 करोड़ रुपया जुटाना है तो आपको डेफिनेटली एनपीएस जैसे प्रोडक्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास चॉइस है कि आप इक्विटी में एक्सपोजर पा सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि हमें चाहिए स्टेबिलिटी, तो यहां पर आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी यहां पर चॉइस है। तो इसके लिए सवाल यह है कि जब आपको बड़ी पूंजी इकट्ठा करनी है और आप ऐसे तरह से कर सकते हैं कि आप शुरुआत करें, समय से बढ़ाते रहें, तो यहां पर एनपीएस की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब नील, मुझे एक बात बताइए, लोगों को ये लगता है कि अगर उनको अपने रिटायरमेंट के लिए 8 करोड़ चाहिए तो उसके बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। उनको सबसे पहले मार्केट नजर आता है जहां पर वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो भी एक बहुत, आप देखेंगे, लोगों के लिए बहुत टेम्पटिंग हो चुका है। या उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं, और बहुत सारे स्कीम्स हैं। उन सब ऑप्शंस में अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो इसको आप कैसे थोड़ा उनसे अलग मानते हैं कि एनपीएस थोड़ा उनसे अलग है, और क्यों सेफ है ये लोगों के लिए? बिल्कुल,
तो एनपीएस के कुछ बड़े एडवांटेजेस है जो बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं है। पहला एडवांटेज ये है कि डिसिप्लिन, कि एनपीएस का जो मैच्योरिटी होता है वो 60 साल या 15 साल की मैच्योरिटी, मतलब आप जब स्टार्ट करते हो उसके बाद 15 साल के बाद वो मैच्योर हो जाता है। तो वो आपको एक डिसिप्लिन दे देता है कि आप उसके पहले आप नहीं विड्रॉ कर सकते हो। और बाकी प्रोडक्ट्स में ये रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे म्यूचुअल फंड्स में टेम्पटेशन होता है कि मार्केट ऊपर गया तो निकाल दो, प्रॉफिट्स ले लो, या फिर बहुत ही नीचे गया तो डर के मारे लोग निकालते हैं, तो वो चीज़ हट जाती है। दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज एनपीएस का जो है टैक्स फ्री रीबैलेंसिंग। कभी कभी होता है कि स्टॉक मार्केट बढ़ता है लेकिन बॉन्ड्स कम होते हैं, डेट मार्केट कम होता है। तब जब आप स्विच करते हो म्यूचुअल फंड में, तो आपको हर बार टैक्स भरना पड़ता है, टैक्स लीकेज होता है। एनपीएस में जब आप वही स्विच करते हो तब कोई लीकेज नहीं होता। और रिसेंट रिफॉर्म्स में पीएफआरडीए ने गोल्ड भी एनपीएस में पहली बार इंट्रोड्यूस किया है 5% तक, तो उसका भी बेनिफिट लोगों को मिलेगा। तो काफी हद तक अब एनपीएस पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन गया है रिटायरमेंट के लिए। ओके। और ये मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क जो है, यानी कि इनका जो एमएसएफ जो आप कह सकते हैं, ये एनपीएस के लिए कितना फ्रूटफुल देखते हैं, कितना फायदेमंद है ये? बिल्कुल फायदेमंद है। देखिए, पहले भी आपके पास चॉइस थी, एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस, उस हिसाब से कर सकते थे। पहले कैसे था कि आपको जैसे एक फंड मैनेजर आपने चूज किया और आपने एक उस हिसाब से डिसाइड किया कि उस फंड मैनेजर के थ्रू आपको कौन सी चॉइस लेनी है, फिर उसके अंदर आपको इक्विटी में एलोकेशन कितना करना है और कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना करना है। पर अब कैसे है कि आपके पास मल्टी स्कीम फ्रेमवर्क है, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एक फंड मैनेजर जो है वो इक्विटी में अच्छी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है और दूसरा फंड मैनेजर है जिसके पास में आपने देखा कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वहां पर अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है परफॉर्मेंस में। तो आपने दो अलग अलग फंड मैनेजर्स चूज कर लिए अपने हिसाब से, तो ये एक बेनिफिट है। दूसरी बात क्या है कि आपके पास ये भी चॉइस है कि 100% तक आप इक्विटी में रह सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं। और ऐसा भी है, जो पहले से कंट्रीब्यूशन आपका था उसको चलने दीजिए, लेकिन आगे का जो आपको करना है अब ये आपको नई तरह से अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये अभी तक अलाउड नहीं है, लेकिन जो ऑल सिटीजन मॉडल है या फिर कॉर्पोरेट मॉडल है, उसमें आप बिल्कुल अभी ऑप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये फीचर्स बहुत अच्छे हैं अगर देखा जाए उस लिहाज से। तो अनिल, एक बात मुझे बताइएगा, अगर मान लीजिए जितना वॉलेटाइल मार्केट रहा है, पिछली बार भी हमने देखा पूरा साल मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा। हालांकि एनपीएस तो एक लंबा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट के उतार चढ़ाव में एक एनपीएस इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि एनपीएस का यही बड़ा बेनिफिट है कि डिसिप्लिन आपको मिल जाता है, वो टेन्योर, वो लॉक इन के कारण से। आपको जो चेंजेस करने, आपके पास म्यूचुअल फंड भी होगा, आपके पास शायद आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें अब कर सकते हो, लेकिन एनपीएस को बिल्कुल मत छेड़िए। उसका जो कंपाउंडिंग है उसको रहने दीजिए, क्योंकि वो फिर बीच में निकालने का कोई फायदा ही नहीं बचेगा अगर आप निकालते हैं तो। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एनपीएस पर लोग बहुत भरोसा करते हैं, वो ये है कि पैसा आपका सुरक्षित है। ये सेफगार्ड जो है पैसों का, इसमें पीएफआरडीए का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं पंकज जी? देखिए, इस तरह पहली बात तो कहूंगा कि ये तो शायद मेरे हिसाब से सही नहीं कहना होगा कि यहाँ पे पैसा सुरक्षित है। क्योंकि अगर मार्केट लिंक्ड है तो वो फिर मार्केट के हिसाब से परफॉर्म करेगा, है ना। लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो उतार चढ़ाव का जोखिम होता है। देखिए, जोखिम और उतार चढ़ाव ये दो देखा जाए अलग चीजें हैं। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो उतार चढ़ाव का जो जोखिम होता है वो कम हो जाता है। हाँ, हम बात करें रेगुलेशन की कि पीएफआरडीए क्या रोल है। देखिए, पीएफआरडीए या कोई भी रेगुलेटर होता है, उसका काम होता है जो इन्वेस्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके हित में काम करना। तो उनके साथ में किस तरह से उनके लिए स्कीम को बेटर बनाया जा सके समय समय पर, उनके साथ में किसी तरह से कोई मिस सेलिंग ना हो या गलत चीजें ना हो, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सके और साथ ही इसे किसे डेवलप किया जाए। तो रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो डेफिनेटली उनका काम यही है। तो इसके लिए जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, वहां पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि रिटर्न्स कम या ज्यादा नहीं होंगे, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी सब्सक्राइबर देख रहे होंगे कि मार्केट में अगर गिरावट आई तो उनके पोर्टफोलियो में भी थोड़ा कम उसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो हम बाकी बातें कर रहे हैं कि उनके इंटरेस्ट में किस तरह से इसको और प्रोत्साहन दिया जाए, जो हमने अभी 2025 में देखा, यहाँ पर जो अभी चेंजेस किए गए हैं, स्कीम को मॉडिफाई किया गया है, हम एमएसएफ की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो चेंजेस हैं समय समय पर पीएफआरडीए देख रहा है कि किस तरह इसको और बेहतर बनाया जा सके, उस तरह से वो हमेशा करते जा रहे हैं और इसी हिसाब से ये स्कीम डे बाय डे सब्सक्राइबर्स के लिए बेटर होती जा रही है। सब्सक्राइबर के लिए बेहतर होती जा रही है और हम देख रहे हैं कि बहुत अट्रैक्शन इसका बढ़ रहा है। नील, अगर आप देखेंगे तो खास करके आपको कौन से ऐसे फीचर्स इसके लगते हैं जो सबसे ज्यादा किसी भी निवेशक को अट्रैक्ट करते हैं? इसके कुछ फीचर्स है जो लोगों को ज्यादा तक मालूम नहीं है। मतलब मैंने पहली बात की फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लॉक इन के बारे में,
लेकिन एक बड़ा सा फीचर है इनहेरिटेंस का, कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स छोड़ के जाते हो आपके परिवार के लिए और बाद में शायद आपका बेटा या बेटी वो उसको बेचते हैं, तो उनके लिए कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो कि आपके परचेस प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। बहुत बड़ा भी टैक्स वो हो सकता है, लेकिन जब आप एनपीएस कॉर्पस छोड़ते हो उनके लिए, तब कोई भी टैक्स लगता नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि एक प्रोविजन है पीएफआरडीए एक्ट में कि जो एनपीएस का अमाउंट है वो अटैच नहीं किया जा सकता। अब उसमें कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, इन्होंने रेगुलेटर ने लोन्स की फैसिलिटी भी लाई है, वो थोड़ी रिलैक्स कर दी है, लेकिन ये भी एक काफी बड़ा बेनिफिट था। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छा, और शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा, नहीं मुझे जहां तक लगता है जी इस फीचर के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने बहुत सारे इसके फीचर्स की बात कर ली, ये कितना अच्छा है और क्यों शामिल करना चाहिए, सब कुछ बात कर ली। किस तरीके के निवेशक आपको लगता है जिनके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए एनपीएस? देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं, एक तो जहाँ मैंडेटरी है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और एनपीएस के तहत आप सब्सक्राइबर हैं तो आपका पैसा जाएगा ही। पर यहाँ पर बात की जाए, या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी है जहाँ पर ये एप्लीकेबल है तो आप करते ही हैं, पर बात है ऑल सिटीजन मॉडल की। तो हर निवेशक को आपने रिटायरमेंट के लिए, देखिए, आप पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड भी रखेंगे, आप शायद डायरेक्ट इक्विटी में भी, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर जानकारी है आपको, फिक्स डिपॉजिट है, बॉन्ड्स है, सब कुछ आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। पर रिटायरमेंट के हिसाब से बात की जाए तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपका एनपीएस में होना चाहिए। उसकी वजह मैं बताता हूं। ऐसे तो रिटर्न्स की हम बात करें तो मार्केट लिंक है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या एनपीएस हो, अगर मार्केट परफॉर्म करेगा रिटर्न्स करीब करीब आसपास ही होंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका मकसद है, आप एक गोल के साथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप रिटायरमेंट के लिए, मान लीजिए जैसे हमने बात की शुरुआत में कि आपको 8 करोड़ की जरूरत पड़ेगी उस एग्जाम्पल में, तो यदि आप आज 10,000 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं 30 साल की एज में, और 10% से बढ़ाते रहे हर साल अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को, हर महीने जो 10,000 कर रहे हैं, तो आपका अगर 12% रिटर्न भी निकल कर आता है तो आप रिटायरमेंट के वक्त पर करीब 8 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे। तो आपको बाकी चीजों के लिए आप बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पर निवेश करते रहिए, पर इससे अलग से रख लेंगे मेरे हिसाब से, तो रिटायरमेंट की चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो आप बाकी चीजें भी कीजिए, बट एनपीएस को रिटायरमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। तो सभी के लिए, क्योंकि ऑल सिटीजन मॉडल है, तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड कंसिडर। बिल्कुल। अब नील, आपसे मैं जानना चाहूंगी, फायर कॉन्सेप्ट जिसका हमने सबसे शुरू में जिक्र किया था, ऐसे लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि उनको 40 के बाद तो रिटायर होना है, या 50s तक तो उनको बिल्कुल रिटायर हो जाना है, खास करके जब वो अपनी नौकरी से परेशान होते हैं तो ज्यादा ऐसा सोचने लगते हैं। ऐसे यंगस्टर्स के लिए अगर मैं एनपीएस के बारे में आपसे जानना चाहूं, तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहां पर फिट मानते हैं? उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? अभी तो एकदम फिट हो गया है, मतलब पहले बस 60 साल का ही कंडीशन था, अब जब 15 साल का आया है, तब अगर आपने स्टार्ट किया मान लो 20 साल की उम्र में, तो 35 साल तो आप विड्रॉ कर सकते हो। ये एक बड़ा बेनिफिट आ गया है एनपीएस में। दूसरा बेनिफिट ये है कि पार्शियल विड्रॉवल्स का एक प्रोविजन रहता है कि अगर आपको घर खरीदना है या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो आप 25% तक आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो विड्रॉ कर सकते हो, और वो बिल्कुल टैक्स फ्री विड्रॉल होता है। जो बाकी चीजों में आपने एफडी तोड़ दी तो वहां पे टैक्स तो लगता ही है, यहाँ पे बिल्कुल टैक्स फ्री 25% विड्रॉल है। पंकज जी, मुझे लगता है कि पीएफआरडीए इस बात को समझता है कि बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके जैसा एनपीएस को भी अट्रैक्टिव बनाने की अब जरूरत आ गई। स्पेशली आप देखेंगे रिफॉर्म आ रहा है नए इन्वेस्टर्स का, और वो नए इन्वेस्टर्स के पास पेशेंस की थोड़ी कमी है। उनको लगता है पैसा कहीं पर अगर मेरा इकट्ठा हो गया है तो निकाल के इससे घूम फिर लिया जाए, कुछ अपना काम कर लिया जाए, जिंदगी जी ली जाए, रिटायरमेंट देखी जाएगी। लेकिन फिर भी एनपीएस इसकी अश्योरिटी देता है कि रिटायरमेंट भी आपका अगर मेरे साथ बने रहो तो अच्छा चलता रहेगा। ऐसे में पंकज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि उन यंग प्रोफेशनल्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, ये एनपीएस को कहाँ वो फिट कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी जैसा नील ने भी बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है कि आप 15 साल के बाद तो वैसे भी स्कीम मैच्योर हो सकती है, 15 ईयर्स और योर एज ऑफ 60 व्हाटएवर इज अर्लियर, जो पहले होगा वहां पे आप निकाल सकते हो। दूसरी बात ये भी कि बीच में आप लोन भी ले सकते हो, बीच में आप विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, दूसरी स्कीम भी पोर्टफोलियो में होंगी, तो बाकी गोल्स के लिए आप जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां पर रखिए, अलग अलग गोल के लिए। ये एनपीएस है जो कि पेंशन स्कीम है, पेंशन सिस्टम है।
तो आपको यहाँ पर पेंशन के हिसाब से निवेश करना चाहिए। अगर बीच में हम निकालते रहेंगे, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी देना बहुत जरूरी है, कोई भी चीज में आपका पैसा है, आपका अधिकार होना चाहिए, बट एज एन इन्वेस्टर मैं कहूंगा कि आपको अपने मकसद के लिए इस पैसे को रखना चाहिए। तो आप विड्रॉ करते रहेंगे तो कंपाउंडिंग होगी नहीं, क्योंकि अगर हमने बात की 8 करोड़ जुटाना है या उससे ज्यादा भी जुटाना है आपको, तो तभी मुमकिन है जब आप पैसे को बढ़ने देंगे। तो इसके लिए एनपीएस का पैसा मेरे हिसाब से आपका पहला जो मकसद है वो आपका रिटायरमेंट ही होना चाहिए। बिल्कुल, और वो रिफॉर्म्स भी जो लगातार पीएफआरडीए की तरफ से इसमें आ रहे हैं। नील, आपको लगता है कि ये एग्जम्पशन वाला तो खैर उन्होंने काफी अच्छा कर दिया और इससे थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा है, और कुछ किया जा सकता है इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए? सबसे बड़ा रिफॉर्म यही होगा कि अगर एन्युटी और कम करी जाए, अभी तो 40% से 20% कर दी है, 20% से और भी कम की तो अच्छी चीज होगी। दूसरा है कि इन्होंने कमेटी सेटअप कर ली है कि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या होना चाहिए पेंशन फंड्स का। अभी तक क्या है कि पेंशन फंड्स बस टॉप 250 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो स्मॉल कैप्स की कंपाउंडिंग होती है वो उसका बेनिफिट इतना नहीं मिलता। तो शायद से कमेटी ये भी प्रपोज करेगी कि टॉप 500 स्टॉक्स तक जा सकता है एनपीएस, और यही पर्पस है, पेंशन फंड लॉन्ग टर्म के लिए है। बिल्कुल, तो मतलब इस तरीके से भी सोचने की इसको जरूरत है। और खास करके मैं पंकज जी अब आपके पास आती हूँ कि पीएफआरडीए की तरफ से लगातार रिफॉर्म इसलिए भी आते रहते हैं क्योंकि मालूम है उनको भी, इन्वेस्टर्स को वो ट्रैक करते रहते हैं कि आजकल उनको चाहिए क्या। तो क्या आपको लगता है कि बाकी जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैं उससे ज्यादा कंपेयर अगर करें तो पीएफआरडीए को उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा और ढालने की जरूरत है? आपको ऐसा लगता है? मेरे हिसाब से नहीं है। देखिए अभी आपने चॉइस तो दी हुई है, अब क्या होता है हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड से उदाहरण के तौर पर, क्योंकि ये भी एक पूल फंड है, वो भी एक पूल है जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और फंड मैनेजर्स को मैनेज करते हैं। अब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास स्मॉल कैप है तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, आपके पास मिड कैप अलग से है तो एक अलग तरह का रिस्क होता है। पर यहाँ पर क्या है कि आपके पास इक्विटी की चॉइस तो है ही, 100% इक्विटी में कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पर मकसद क्या है, पेंशन के लिए पैसे इकट्ठा करना, ना कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा कमाने की उम्मीद यहाँ पर रखना। तो अगर आप यहाँ पर इक्विटी में जो फंड मैनेजर्स हैं वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए कि फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर्स के पास में, तो अगर वो मैनेज करते हैं अपने तरीके से इसको, वही सही है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा अगर रिफॉर्म्स के बारे में मेरे से अगर पूछा जाए कि क्या होना चाहिए, तो नील की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए आपका पैसा है और आप इसे चाहते हैं कि हम बुढ़ापे में एक अच्छी राशि हो, अपने हिसाब से खर्च कर सकें। पर आप क्या कह रहे हो कि आपने ठीक है ऑल सिटीजन मॉडल में, कॉर्पोरेट मॉडल में अभी कहा है कि 80% तक लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, 20% तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन प्लान खरीदने के लिए, एन्युटी प्लान खरीदने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि वो पीएफआरडी का प्रोडक्ट नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट सेक्टर में तो अभी भी जो विड्रॉल की लिमिट है वो 60% की ही है। हाँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी चॉइस देनी चाहिए कि आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, आप इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन प्लान खरीदना चाहते हैं या आप पूरे पैसे से अपने हिसाब से आप कोई और स्कीम करना चाहते हैं, या जैसे म्यूचुअल फंड में हम एसडब्ल्यू भी कर सकते हैं ऐसे ही, कि यहाँ पर भी पूरे पैसे से मैं पूरे लंबे समय तक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर सकता हूँ, अपने हिसाब से वहां से विड्रॉ कर सकता हूँ। पैसे को पूरा पीएफआरडी ही मैनेज करेगा, ये नहीं कि मुझे उसमें से 20% कंपलसरी या 40% कंपलसरी इंश्योरेंस कंपनी को देना है। वहां पर थोड़ा मुझे लगता है कि पीएफआरडी को थोड़ा और रिफॉर्म करनी चाहिए और इस बात को उसमें शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बात उन तक जरूर पहुंचेगी। अनिल, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपके पास आती हूँ और मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो आपको लगता है कि सिर्फ एक एमपीएस काफी है मेरे रिटायरमेंट के लिए? एनपीएस उस आपके रिटायरमेंट का मेन पिलर हो सकता है, लेकिन उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स और बाकी प्रोडक्ट्स की भी जरूरत है। जैसे आज ग्लोबल इन्वेस्टिंग एक बड़ा विषय है, क्योंकि जब इंडिया का मार्केट इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता तब अन्य देशों का मार्केट करता है, तो वो फैसिलिटी एनपीएस में अवेलेबल नहीं है। एनपीएस के थ्रू आप सिर्फ इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए म्यूचुअल फंड्स या कुछ हद तक बॉन्ड्स या डेट प्रोडक्ट्स उसकी भी जरूरत है। ओके, चलिए अब समय कम है इसलिए आखिरी क्वेश्चन तो मेरा यही है, एनपीएस जरूरी है पंकज जी? देखिए, इसमें मैंने पहले भी कहा कि एनपीएस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और साथ में क्योंकि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, चाहे हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, एसेट एलोकेशन की, तो इसके लिए इसके साथ साथ आप दूसरे जो विकल्प हैं उनके बारे में भी बिल्कुल सोच सकते हैं, बट एक स्कीम पेंशन के लिए आपके पोर्टफोलियो में एनपीएस रहे तो ये बेहतर हो, चाहे वो आप किसी भी एज ग्रुप से आते हो।
बिल्कुल, किसी भी एज ग्रुप से आते हो, अर्लियर द बेटर। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा होगा बड़ा पैसे इकट्ठा करने के लिए। बट अगर आपके पास फिर भी आप क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम मेरे हिसाब से 5 साल का वक्त तो होना चाहिए। तब आप कुछ पैसा और जो उतार चढ़ाव का जोखिम उसे कम कर पाएंगे। तो शुरुआत जितनी जल्दी हो सके उतनी आप करने की कोशिश करें। ओके, एनपीएस के साथ जब हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो क्या हमें इस उतार चढ़ाव पे इतना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे रिटायरमेंट के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है नील? बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ कि यही बेनिफिट है एनपीएस का, कि जरूरत होती नहीं है क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स इतने लंबे होते हैं। मैं खुद साल में एक बार बस देखता हूँ। लेकिन देखते हैं। आप पंकज जी कितनी बार देखते हैं एनपीएस? देखिए, साल में क्योंकि कंट्रीब्यूट करना होता है तो आप देख लेते हो कितना वैल्यू है, पर उससे फर्क क्या पड़ता है? निकालना तो मुझे है नहीं, मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा उसमें से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे अच्छी बात भी है कि म्यूचुअल फंड्स में जब मार्केट में गिरावट होती है ना, तो इन्वेस्टर्स आते तो हैं कह कि 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, लास्ट 1 ईयर से कोई ज्यादा फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या अभी रुक जाए, क्या निकाल लें क्या? तो यहाँ पे मुझे लगता है ये चीज शायद पेंशन के हिसाब से, रिटायरमेंट के हिसाब से थोड़ा फायदेमंद साबित हो सकती है। बिल्कुल, और आपसे भी वही सवाल रहेगा, एनपीएस जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, और ये चीज आपको बताया जाएगा नहीं, क्योंकि एनपीएस में कमीशन इतने कम है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया की, उसमें बहुत कम लोग आपको ये चीज बताएंगे, लेकिन जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। और आपको लगता है कि अब ये लोगों को लगने लगा है कि हाँ, उनको एनपीएस लेना चाहिए? पंकज जी, ऐसी टेंडेंसी देख रहे हैं आप? काफी हद तक। और हम एक बात जो यहाँ पे बात अभी नहीं हुई तो ऐड करूंगा कि क्या हो गया, अभी लोग पहले तो क्या था कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते थे आईटीआर, तो डिडक्शन मिलता था। लेकिन एनपीएस में अगर हम बात करें यहाँ पर अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2 में, तो आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है उस पर न्यू टैक्स रिजीम में भी छूट मिलती है। तो इसके लिए अगर कॉर्पोरेट मॉडल में आपके पास चॉइस है तो आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो पैसा भी इकट्ठा होगा, आपका टैक्स में भी बचत होगी, उस हिसाब से भी अच्छा है। और जो आपने कहा कि अब थोड़ा सा मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ भी रही है, लोग समझ रहे हैं, तो थोड़ी मात्रा में आपको एनपीएस में कंट्रीब्यूट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप अपना प्राण लीजिए, PRAN प्राण है वो, तो आप एक बार अप्लाई कीजिए, 1 नंबर पे आपको बस उसके बाद में इन्वेस्ट करते रहना है अपने हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इसके बारे में जरूर आपको सोचना चाहिए, खुद भी जागरूक बनिए और लोगों को इसके बारे में बताते रहिए, तो शायद जो आप बोल रही हैं कि पॉपुलर हो रहा है और हो जाएगा। मान के चले ना कि ये अट्रैक्टिव हो रहा है, नहीं? हाँ, मतलब अभी तक जो रिफॉर्म्स हुए वो तो उसी दिशा में हुए कि जो 80% विड्रॉवल किया है 60% से, पहले इनफैक्ट टैक्स में 40% तक की छूट थी, टैक्स फ्री विड्रॉवल, उसको बढ़ा के 60% बनाई है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बिल्कुल और ज्यादा ईजिंग की तरफ है। बिल्कुल, इसका मतलब कुल मिला के ऐड करूं इसमें और तो अभी क्या है, जब 80% विड्रॉ करते हैं ना, 60% टैक्स फ्री है, बाकी 20% अभी भी टैक्सेबल है। वो पूरा ही 80% विड्रॉल है, उसको टैक्स फ्री कर दीजिए और अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि आपको शेयर बड़ा लेना है मार्केट में, तो थोड़ा सा इसको और जितना इन्वेस्टर्स के हित में हो सकता है करते जाइए, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर बात हमारी जो यहाँ निकल कर आई है वो ये कि एनपीएस जरूरी है। अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो उसमें आप एक एनपीएस का हिस्सा रख सकते हैं, एक पिलर हो सकता है आपके लिए एनपीएस, वो हमने यहाँ पर जाना। इसके लिए थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे इंसाइट्स एनपीएस पे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच नील हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी एनपीएस पे देने के लिए। तो कुल मिलाकर एनपीएस जरूरी है, ये हमने जाना इस सेशन में। और एनपीएस के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, वो हम जानेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में। तब तक आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।